हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन किस चैप्टर नंबर 36, जो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस वाला इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का 36 नंबर पेज है, चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, 3 इमरजेंसी है, तीनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपकी बात बुक के देखें तो बुक में सिंपल एक लाइन में दे रखा है कि ऐसे ऐसे होता है। मुझे समझ में सब आता है, उसमें समझ में आपको सब आ जाएगा, लेकिन उससे एग्ज़ाम तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तीनों में डिफरेंस याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ पे स्पेशल, कहाँ पे सिंपल, कहाँ पे 6 मंथ, कहाँ पे 30 डेज, कहाँ 2 मंथ, कहाँ 1 मंथ, कुछ याद नहीं रह पाता है। इसलिए मैंने उसको टेबल में कन्फर्म कर लिया है ताकि आप डिफरेंस भी कर सको। क्लियर? ताकि तो आप डिफरेंस भी कर सको, इसमें क्या डिफरेंस है, आप डिफरेंस भी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात बताता हूँ। इमरजेंसी हमारे, आपको पता है 25 पार्ट है हमारे संविधान में, उसके 18th पार्ट में इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है। इसी से हमारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो भी एग्जाम में आएगा ना, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इमरजेंसी का क्यों इमरजेंसी लगाया जाता है? देखो, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कोई कंडीशन अगर एबनॉर्मल लगता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती है। आर्टिकल आपको पता हो गया, इतना से इतना तक है। और जब भी इमरजेंसी लगता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी, तो जो फेडरल यूनिट होती है, फेडरल यूनिट क्या हो जाती है, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? फेडरल यूनिट कन्वर्ट हो जाती है यूनिटरी यूनिट में, मतलब फेडरलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज यहाँ पे हमें डिस्कस करना है आगे। चलिए, इतना हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। 3 इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ होता कैसे। सबसे पहले अगर कैबिनेट को लगता है, क्लियर, कैबिनेट को लगता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन खराब है, तो वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है प्रेसिडेंट हमेशा एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो जो कैबिनेट वर्ड है ना, कैबिनेट वर्ड सिर्फ एक जगह दिया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्ड कहाँ पे है? एक नेशनल इमरजेंसी के केस में दिया है। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे जब उनको रिकमेंडेशन आएगा कैबिनेट से रिकमेंडेशन आएगा। क्लियर ना? तो आपको कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी डिफरेंस पता है, रिटन रिकमेंडेशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो, बाकी में सिंपल लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट अपने मन से कर सकता है, चाहे आप स्टेट इमरजेंसी की बात करो चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेसिडेंट खुद कर सकता है। लेकिन ये भी आपको पता है प्रेसिडेंट किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एज सच कुछ लिखा नहीं हुआ है। लिखा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लिखा है, नेशनल इमरजेंसी के केस में लिखा है कि कैबिनेट क्या करेंगे, रिटन रिकमेंडेशन देंगे, रिटन। ठीक है ना? चलिए, हाँ, तो देखते हैं होता कैसे। पहले होता क्या हो, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखो होता कैसे। मान लो प्रेसिडेंट ने सबसे पहले क्या किया, प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दी कि यार लग गया इमरजेंसी, प्रोक्लेम कर दिया। अब इस घोषणा को जब तक लोकसभा राज्यसभा अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये एक्चुअली नहीं होगा। जैसे देखो, प्रेसिडेंट के सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा। प्रेसिडेंट जब बोला, ध्यान देना,
नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को इसे अप्रूव करना होगा कि हाँ सर प्रेसिडेंट जो बोले हैं वो सही है, अप्रूव करना होगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर ही अप्रूव नहीं किए तो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रोक्लेमेशन कोई काम का नहीं रहेगा, प्रोक्लेमेशन सीज। क्लियर? 30 दिन के अंदर अप्रूव हो गया तो आप बोलोगे भैया अगर लोकसभा उसमें सेशन में ही नहीं हो तो लोकसभा अगर सेशन में नहीं है तो हम लोकसभा के सेशन आने का वेट करते हैं। राज्यसभा को तब तक बोलते आप सर आप अप्रूव कर दो। अगर इस समय राज्यसभा ही अप्रूव नहीं किया तो वैसे ही खत्म। लेकिन राज्यसभा इन बिटवीन अप्रूव कर देगा, लोकसभा का वेट करेंगे। लोकसभा का जिस दिन पहली असेंबली बैठी ना, पहली मीटिंग जिस दिन हुई, उसके 30 दिन के अंदर इसको पास करना है। 30 दिन के अंदर पास, 30 डेज के अंदर पास नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोक्लेमेशन सीज कर जाएगा। समझ गए ना? होता क्या है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों को पास करना होता है, तभी जाके प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट का घोषणा अप्रूव होता है, फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप लोकसभा इस समय सेशन में नहीं हो तो लोकसभा जिस दिन सेशन में बैठना शुरू करेगी उसके 30 दिन में आपको पास करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, पास हो गया। तो अब क्या होगा? अब ज्यादा से ज्यादा ये इमरजेंसी का प्रोविजन 6 मंथ तक रहेगा, 6 मंथ। क्लियर? तो आप बोलोगे क्या 6 मंथ बाद बिल्कुल सीज हो जाएगा? हाँ सीज हो जाएगा। क्यों? किस केस में सीज नहीं होगा? अगर फिर से लोकसभा राज्यसभा फिर से पीरियोडिक अप्रूव कर दिया, हर 6 मंथ बाद अप्रूव करते रहेंगे तो चलता रहेगा इनडेफिनिट समय पे। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव नहीं किए तो 6 मंथ, इसके 6 मंथ बाद जिस दिन इन्होंने अप्रूव किया था ना, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम किया था उसके 6 मंथ बाद खत्म। प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से 6 मंथ, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से, इसके अप्रूवल से नहीं, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन। चलिए वही बात देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ग्राउंड क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिवेलियन, ये दोनों में है। वो आप वियर कर सकते हैं। वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिवेलियन, ये दोनों में है, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिवेलियन। और एक और चीज बात करता हूँ, आर्म्ड रिवेलियन वर्ड पहले नहीं था, पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, आपको पता है 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वो किस ग्राउंड पे लगा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त क्या किया गया? इस इंटरनल इमरजेंसी को चेंज करके आर्म रिवेलियन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आपको पता है, मैंने बता दिया। लोकसभा राज्यसभा 30 दिन के अंदर क्या करेगा? अप्रूव कर देगा। लेकिन मैंने क्या बताया था? ये लोकसभा राज्यसभा 30 दिन के अंदर अप्रूव करने वाला बात सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के लिए है। स्टेट इमरजेंसी के केस में हम टाइम दे रहे हैं, 60 दिन का अप्रूवल दे रहे हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी हम 60 दिन का टाइम दे रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर दिया ना, अब 60 दिन का टाइम लीजिए, 60 डेज का टाइम लीजिए अप्रूव करने में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रोक्लेमेशन हुआ उसको अप्रूवल कौन कौन हुआ? लोकसभा राज्यसभा कर दिया। और मैंने बताया था ना, लोकसभा अगर रिसेस में है तो 30 दिन मतलब मीटिंग के जस्ट 30 दिन का वेट करेंगे, उस दिन इनको अप्रूव करना होगा। इन बिटवीन राज्यसभा पास कर देंगे। सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अब डिफरेंस क्या क्या है? यहाँ पे पास करना है स्पेशल मेजोरिटी से, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब आपको पता है, हाफ ऑफ टोटल। क्लियर? मेजोरिटी ऑफ टोटल, जैसे 545 है ना, तो कम से कम इसका 273 हाँ बोलना चाहिए, पास करना चाहिए। और 273 क्या होना चाहिए पता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने भी, जैसे 400 लोग हैं, 400 में से प्रेजेंट एंड वोटिंग कम से कम 2/3 प्रेजेंट एंड वोट करने चाहिए। 2/3 मतलब 400 का 2/3 वोट देना चाहिए। ध्यान देना, 400 का 2/3 लोग वोट देने चाहिए, क्योंकि 400 लोग आए हुए हैं। और ये 2/3 जितना आया, 2/3 कम से कम 273 आना चाहिए। मतलब दोनों केस फुलफिल होना चाहिए। 273 तो पूरा होना ही चाहिए था, और जिस दिन ये लोग प्रेजेंट हुए उनका 2/3 भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी। तभी तो टफ होता है पास करना। हर 6 मंथ के बाद इनको अप्रूवल जरूरी है। और इम्पैक्ट होता है कि लोकसभा को 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। क्लियर?
इसमें क्या है, इसमें भी इसमें देखो रिवोक करने के लिए पता है क्या होता है, आराम से प्रेसिडेंट सिर्फ रिवोक कर सकता है, प्रेसिडेंट रिवोक कर देता है। और एक और चीज, अगर प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है, लेकिन इसको सिंपल लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से इसको फिर से प्रोक्लेम कर दो, मतलब फिर से क्या कर दो कि मतलब क्या कि हाँ सर हम कंटिन्यू नहीं रखना चाहते इस इमरजेंसी को, तो लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा, ये खत्म हो जाएगा। मतलब समझ गए ना, मतलब 2 महीने के भीतर ही 2-3 महीने में लग गया यार कि इमरजेंसी लगाना गलत है, तो ये हटा सकते हैं। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के केस में ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है कि यार स्टेट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के अलावे अगर गवर्नर ने रिपोर्ट दे दिया प्रेसिडेंट को, सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पे काम नहीं कर रहे, और एक और ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है, ये है 356 में दिया हुआ, ये है 365 में दिया हुआ। क्या है कि स्टेट अगर फेल कर जाता है सेंटर के डायरेक्शन को कंप्लाई करने, सेंटर कुछ डायरेक्शन दिया, स्टेट मान ही रहे यार, तो इस केस में इमरजेंसी लगा सकता है। ये सब पता है, ये पता है। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट सीधा रिवोक कर देंगे, कोई से पास करवाने की जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी से। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड था, यहाँ पे इंडेफिनिट है, यहाँ पे इंडेफिनिट है, यहाँ पे पहले था 3 साल, लेकिन अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको 1 साल कर दिया गया। और 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपको 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। दोनों कंडीशन से एक तो नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, तब चलो 1 साल से बाद हम मान सकते हैं, 1 साल से एक्सटेंशन करवा सकते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफाई कर दे कि यार अभी इलेक्शन करवाना सही नहीं है, तो भी क्या हो सकता है, इलेक्शन नहीं होगा। इन सब इसमें क्या इसका इम्पैक्ट है कि बिल को रिजर्व किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है सैलरी को, ये सब। और नेशनल इमरजेंसी का अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है, एक 1962 में, और जब कांग्रेस का एग्रीगेशन चाइनीज एग्रीगेशन दिखाया था नेफा पे, और 1968 तक रहा था। उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त 1978 में आया, फिर 1978 में सबसे खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस को ग्राउंड मान के नेशनल इमरजेंसी लाए थे, और ये वाला और ये वाला दोनों रिवोक हुआ 1977 में। क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी का क्या क्या इफेक्ट होता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। ठीक है, तो एक सबसे पहले बात मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को हम सस्पेंड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं करता है, क्लियर। इवन मतलब एग्जीक्यूटिव पावर सस्पेंड नहीं होती है, इवन लेजिस्लेटिव पावर भी सस्पेंड नहीं होती है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्योंकि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है स्टेट लिस्ट, क्योंकि भाई जरूरत है, क्लियर। और एक और चीज, जो ये लॉ बना रहे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये लॉ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां तक, अब सिर्फ उन्हीं स्टेट तक अप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पे इमरजेंसी है, दूसरे स्टेट में भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। ये किस एक्ट में बोला गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और इवन फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसकी बात। क्लियर। अब क्या हुआ, हाँ अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। देखो, एक तो हम बात कर लेते हैं 358 आर्टिकल, दूसरा 359 आर्टिकल। 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आया सीधा भाग गया हमारा आर्टिकल 19। नेशनल इमरजेंसी आया, हमारा आर्टिकल 19 भागा, समझ गया है ना। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आया हमारा मतलब भाग गया। लेकिन ये केस में आपको आर्म रिवेलियन या इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे आपको आर्टिकल 19 नहीं हटा सकते। आर्टिकल 19 सिर्फ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन के केस में ही आप हटा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 359 बोलता है कि चलो 19 तो भाग गया है,
तो 19 के अलावे अगर किसी आर्टिकल को आपको सस्पेंड करना है तो आपको सेपरेट रिजोल्यूशन पास करवाना होगा बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो क्या 20 और 21 भी को हटा सकते? नहीं, 20 और 21 आर्टिकल को, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी कीमत पे नहीं हटा सकते। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है वैसे। क्लियर? देखो 20 और 21 को आप नहीं हटा सकते। यह 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है कि आप 20 और 21 को किसी भी कीमत पे नहीं हटा सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वाला तो हम देख लिए, और प्रेसिडेंट रूल का कंसिक्वेंसेस क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम में आपका यही आएगा, इसी में से कंफ्यूजन होती है। प्रेसिडेंट रूल पे क्या क्या, कोई पेज तो नहीं, चलो प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले ऑब्वियसली प्रेसिडेंट क्या करेगा, पावर को एक्वायर कर लिया, स्टेट के पावर को एक्वायर कर लिया, और स्टेट के पावर को एक्वायर करके चलाएगा कौन? चलाएगा तो गवर्नर ही। और एक और चीज, अगर प्रेसिडेंट चाहे कोई भी स्टेप लेना तो आराम से ले सकता है, कोई भी स्टेप लेना तो आराम से ले सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन पता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ना स्टेट इमरजेंसी इस केस में भी लग जाता है। अगर कोई हंग असेंबली है, कोई उनका मेजोरिटी नहीं पूरा, तो मेजोरिटी नहीं पूरा इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पे अब नहीं चल रहे हो, तो इस केस में भी लग जाता है ना। तो देखो इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजॉल्व किया जाता है, लेकिन आप याद रखिए नेशनल इमरजेंसी के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजॉल्व नहीं किया जाता है। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी सस्पेंड किया जाता है, इसमें भी नेशनल इमरजेंसी के केस में ये भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर? और एक और चीज, कानून जो भी बनाया जाता है ना स्टेट इमरजेंसी के केस में, वो तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है ना स्टेट इमरजेंसी, तो इस केस में कभी भी जो कानून बनाया जाता है ना वो कानून लागू रहेगा। ऐसा नहीं नेशनल इमरजेंसी के केस में जैसे कोई कानून लगा था लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म उस कानून को हटा दिया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। एक केस की मैं बात करता हूं, देखो आर्टिकल ध्यान, सॉरी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है ना, ये आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्राप्त है इसको। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक। और एक और चीज, एक केस की बात कर लेते हैं। 1994 में एक केस आया था, SR बोमाई केस। इस केस में बोला गया था कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। भाई ध्यान देना, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंद भारती केस में। कोई दिक्कत नहीं हो, चलो हाँ। और एक और चीज, कोर्ट को नहीं हटाया जाता है, ध्यान रखिए, कोर्ट को स्टेट इमरजेंसी केस में नहीं हटाया जाता सकता है। और अगर कोई एंटी सेकुलर पॉलिटिकल रूल हो रहा है तो वो भी प्रेसिडेंट रूल वहां पे भी लाया जा सकता है। और चलो इतना ही है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हमें पता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल को रिजर्व कर दिया जा सकता है, सैलरी घटा दिया जा सकता है, इवन हाई कोर्ट वगैरह के जजेज वगैरह की सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर हटाना है ना आपको इमरजेंसी को तो सिर्फ प्रेसिडेंट की जरूरत है, लोकसभा के प्रोक्लामेशन की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। अगर कोई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से पूछ सकते हो। तो चलिए तो मिलते हैं। देखिए एक बारी अगर हमारा पूरा हो जाता ना तो उसके बाद हम डाउट सेशन रख लिया करेंगे। डाउट सेशन एक बारी लंबा, जैसे एक जैसे 4-5 डाउट सेशन रखेंगे, उसमें पूरा पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है ना। और डाउट सेशन आपको पता है लाइव ही रखा जाएगा। फिर ये हम काम जरूर करेंगे। सिंपल हिस्ट्री का भी डाउट सेशन, हर सब्जेक्ट का डाउट सेशन रखेंगे 5-5-10। क्लियर। और एक और चीज, चलिए
एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 2 कोर्स है, एक राकेश यादव सर की बुक का कोर्स है, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव। दोनों में जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हम ज्योग्राफी कर रहे हैं और बायोलॉजी कर रहे हैं, क्लियर। और इसके अलावा राकेश यादव सर की बुक में हम मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम करा रहे हैं, एक फैक्ट के साथ 10-12 फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, लिंक कर करके, ठीक है। और उसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और जितना फैक्ट मैं करा रहा हूँ वो सारे पीडीएफ में होंगे। उसके अलावा इसमें हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसका को ज़्यादा फ़ी नहीं है, 300 है आपको ये एक सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, 500 अगर आप दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो। और ये ज़्यादा मैं चार्ज अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी बनवाता हूँ, इसके लिए बस छोटा सा चार्ज है। और हम लोग अगर ये दोनों थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा तो हम लोगों ने बाद में प्लान बनाया कि दिशा पब्लिकेशन की बुक जो आती है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर्स जो कि वेरियस वेबसाइट से ले लेके हम लोग क्रेडिट उन्हीं को देंगे। तो लेकिन जितने भी वेबसाइट, इवन आपको जो भी पता है वेबसाइट की, आपको इस पे अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, तो सब वेबसाइट से हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो ना, तो इस नंबर पे मेरा नंबर है, आप लोगों के पास है ही, मैसेज कर लेना 9582062485, ठीक है। चलिए थैंक यू। और एक और चीज़, शेयर ज़रूर करना आप लोग वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, क्योंकि वैसे आप ही को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर अच्छा से ये चैनल चलने लगा, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक चलने लगा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होगी कि मैं अपना टाइम कहीं और पे भी दूँ, है कि नहीं। मतलब फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होने के लिए कहीं और से भी तो जुगाड़ करना पड़ता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच।